बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं और यह भी मुतालबा किया जा रहा है कि शहर कराची को वफाक के मातहत कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने हैं और मुस्लिम लीग नवाज खामोश तमाशाई बनी हुई है। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो ढकोसला है। गोया ये खबरें भी हैं कि 18वीं तरमीम को रिवर्स बैक किया जा रहा है। क्या 28वीं तरमीम में वोटर्स की उम्र 18 से 25 साल की जा रही है? क्योंकि कमरोज़मान कह रहा है कि इसके बाद ये बहस भी अब चल निकली है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शहर कराची इस वक्त लावारिस है। तनकीद हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी कहती है कि कराची के हालात की जिम्मेदार अकेली पीपल्स पार्टी नहीं, मुख्तलिफ बल्दियाती हुकूमतें कायम रहीं जिन्होंने कराची के हालात ख़राब किए। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना तो अपोजिशन इस पर एहतजाज करती दिखाई देती है। मौलाना फजल रहमान सरापा एहतजाज है, मजहबी जमातें सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत ये दावेदार है कि बोर्ड का मेंबर बनने के बाद गजा में जंग बंदी हो जाएगी, मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहने से रुक जाएगा। हुकूमत की अवलीन तरजीह ये थी कि उस फोरम पे पहुंचा जाए जहां ये बात की जा सके कि फ़लस्तीनियों का मजीद कत्लेआम नहीं होना चाहिए। क्या हुकूमत ये काम करने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि हुकूमत इसे बड़ी कामयाबी करार दे रही है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सहर कामरान साहबा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत जनाब हुज़ैफा रहमान साहब, जबकि MKM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली हसन साबर एडवोकेट भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। हसन साबर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। मैं MKM का मुतालबा एक सामने आया जिसमें यह कहा जा रहा है कि कराची को वफाक के मातहत कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? दूसरा ये कहना कि 18वीं तरमीम है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब इसे नासूर कहते हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से अभी से जो है वो बातें की जा रही हैं। क्या कोई जो नई तरमीम के बारे में सोचा जा रहा है उसमें 18वीं तरमीम का खात्मा चाहती है MKM? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने मदद किया। देखिए, मुस्तफा कमाल भाई की इन बातों में दो सवाल आपने चूज किए। एक है 18वीं तरमीम के हवाले से और एक है वफाक को कराची टेक ओवर करने के वाले से। मैं दूसरे सवाल का पहले जवाब आपके सामने रख देता हूँ कि देखिए, तरमीम इसलिए होती है कि मुल्क में रहने वाले बाशिंदों की कोई बेहतरी उसमें हो और मुल्क बेहतर अंदाज में जो है वो आगे बढ़ सके। 18वीं तरमीम के वक्त भी जो टाइम लिया था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, 8-9 महीने का जितने भी, और उसके अंदर इन तरमीम को इस तरह से डिजाइन करके आइन का हिस्सा बनाया गया था कि मुल्क जो है वो बेहतर अंदाज एक प्रोग्रेसिव स्टाइल के अंदर चलेगा। लेकिन चूंकि 18वीं तरमीम के अंदर एक शिक ये रखी गई आर्टिकल 140A, जिसके अंदर ये कहा गया कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जितने भी बैटर्स हैं उनको डिवॉल्व किया जाएगा, और चारों प्रोविंसेस को ये डायरेक्शन थी कि वो डिवॉल्व करके इन सारी चीजों को, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल, सबको डिवॉल्व कर देंगे। लेकिन आज उस 18वीं तरमीम के 15 साल गुजरने के बावजूद कोई सूबा भी इसके ऊपर अभी तक एग्री नहीं कर पाया और किसी ने भी जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट को तफवीज नहीं किया। 18वीं तरमीम में ही चीज लिखी है, NFC का इजरा किया गया और NFC का फॉर्मूला तय किया तमाम पार्टीज ने मिलके, और उसके अंदर ये बताया गया कि भाई किस तरह से पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन वफाक करके और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोविंसेस को देगा। इससे क्या हुआ, प्रोविंसेस तो रिच होते चले गए, सिंध हुकूमत को पैसा आगे चीफ मिनिस्टर के पास पार्क होने लगा। इस तरह से बलोचिस्तान में, KP में और पंजाब में भी इसी तरह पैसा नीचे डिवॉल्व किया। जो शर्त थी उस NFC की के इस पैसे को सूबा जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के इजरा के अंदर इस्तेमाल करके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स को तकसीम करेगा, तो ऐसा तो कोई तकसीम ही नहीं किया आज तक किसी भी प्रोविंस के अंदर, ना ही सूबे सिंध के अंदर। हजारों अरब रुपए सूबे अपनी मद में अपने इस्तेमाल के लिए वफाक से कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको शहरों पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कराची शहर 67% रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कराची के अंदर रहते हैं, सबसे ज्यादा पैसा कराची से वफाक जो है वो कलेक्ट करता है, और सूबा सिंध भी कलेक्ट करता है। सूबा सिंध तो 97% कलेक्ट करता है। लेकिन क्या कराची का हाल कुछ बेहतर हुआ इस 18वीं तरमीम के बाद से? अगर अवाम को फायदा पहुंच रहा होता तो यकीनन हम उसको और सपोर्टिव ही रहते, लेकिन इस 18वीं तरमीम के बाद तो सूरत हाल गुनागू खत्म ही होती चलेगी, खराबी होती चलेगी। कराची के अंदर ना रोड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सोशल सिक्योरिटी है, ना यहाँ पर लोग जो है वो अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। हसन साहब, क्या वफाक के जो है मातहत करने से ये मसले हल हो जाएंगे कराची को?
देखिए, यहाँ जो सिंध की हुकूमत है वो सिंध स्टेट बन चुकी है। आपने गुज़िश्ता कई दिनों से और कई महीनों से ये बात सुन रहे होंगे, और डेफिनेटली आप जैसे सीनियर लोग हैं, आपने उसका एनालिसिस भी किया होगा कि बातें क्या चल रही हैं। ये तो सिंध को एक स्टेट बना लिया इन्होंने। यहाँ पर बात तो स्टेट की हो रही है कि सिंध एक रियासत थी, सिंध एक रियासत है, सिंध ने जो है वो पाकिस्तान बनाया है, और सिंध में जो कोई तकसीम नहीं हो सकती। पूरे पाकिस्तान में जो सूबे बनाने की बात होती है, सिंध में नहीं हो सकती। सिंध जो है वो गैर मुनक़सिम ही रह सकता है। तो भाई, जो आइन के अंदर तरीका दर्ज है, हम तो उससे बाहर निकलने की बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे नहीं नहीं बनाए सिंध के अंदर कोई सूबा, ना जाए सिंध के अंदर, लेकिन सिंध के एक शहर को जो 1947 से 1967 तक वफाक का दारुल खिलाफत था, वफाक का दारुल खिलाफत था कराची शहर, उसको आप एक स्टेटस उसका वापस दे दीजिए। आपसे नहीं चल रहा ना ये शहर, आपसे नहीं चल रहा पूरा सूबा, तो ठीक है, आप बाकी सूबा चलाते रहें। कराची जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल का स्टेटस दे दें उसको। वो रहा है वो पहले भी 67 तक इस शहर के अंदर से जब मुल्क चल रहा था। तो आप देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख लीजिए, 47 से 67 तक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान था। 67 के बाद से जो हालात पेश आए बिलखुसूस कराची के साथ, वो खराब से खराबतर होते चले गए। अब मजीद खराब होने की गुंजाइश नहीं। मैं आता हूं वापस, मैं हसन साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सैर कामरान साहबा जो भी बात कर रहे हैं हसन साहब, वो कह रहे हैं जी कि 67 तक अगर कराची जो है वफाक के पास था, दोबारा वफाक को दे दें, इसलिए कि कराची को कोई ओन नहीं कर पाया। कराची के मुकदमा सारी सियासी जमातें लड़ती हैं। वो कहती हैं जी कराची को महरूम रखा गया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कभी बलदियाती हुकूमत किसी और जमात के पास रही, MQM के पास भी रही, जमात इस्लामी के पास भी रही। पीपल्स पार्टी इन जमातों पर इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 18वीं तरमीम को रिवर्स बैक करने की बातें हो रही हैं, पीपल्स पार्टी को इससे गिला शिकवा क्या है? क्या पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा? जी, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। बात यह है कि सबसे पहले तो मुझे अफसोस इस बात का है कि बजाय एक हादसे के ऊपर हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते, हर शख्स और हर जमात अपनी गलतियां तलाश करती, हमने उसको फिर अपने जो है पॉइंट स्कोरिंग का, सियासी अहदाफ का इशू बना दिया। शायद हमने तो जनाजे भी उठने नहीं दिए, हमने तो लाशें भी निकलने नहीं दी। जो एजेंडा था ना जिसने कराची का अमन बर्बाद किया, कराची के अंदर तकसीम लिसानी मजहबी पैदा की, हम उसी को बार बार किसी ना किसी तरीके से लेकर आते हैं। ये 67 की बात कर रहे हैं, मैं तो अपना बचपन का 70s का कराची भी याद है। कराची में पैदा हुई, कराची में पली बड़ी, कराची में तालीम हासिल की और कराची में जनाजे भी उठाए, अपने घर से भी उठाए। देखिए, मैं समझती हूँ आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब का हवाला दिया। मुस्तफ़ा कमाल ही की थोड़े दिन पहले की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़े दिन पहले के भी बयानात उठाए जिसमें वो बता रहे कि कराची को हुआ क्या था, कराची को जो है किस तरीके से पहले वो पीपल्स पार्टी को कमजोर करना था, खत्म करना था। कभी IGI बन गई, फिर जो है वो MQM बन गई, फिर उन्होंने खुद बताया कि भाई किस तरीके से रॉ की ट्रेनिंग आई, रॉ का पैसा आए। मेरा बयान नहीं है, मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहती, मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के बयान बता रही हूँ कि जो वो कहते हैं कि इमरान फारूक के कातिल जो है वो अल्ताफ हुसैन है। वो बताते हैं उन्होंने कराची के नौजवानों को जो है वो कत्लो गारत गरी पे राग़िब किया, एक्सटॉर्शन पे किया। वो बताते हैं कि जी ये कौन ऑर्डर देता था कि ठोक दो, और उसका क्या मतलब होता था। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ना ही मैं किसी पे तनकीद करना चाहती हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि हर वो जमात जो जिसका ताल्लुक कराची से है वो बैठ के सोचे कि हमें किस तरीके से आगे बेहतरी की तरफ जाना है। कभी हमने ये कहा कि जी लाहौर में कोई बिल्डिंग में आग लग गई या जो है वो बारिशों में कहीं डूब गया पंजाब, तो आप उसका कैपिटल अलग कर दें? कभी हम कल जो है एक सामने आए हकायक कि जी रावलपिंडी के अंदर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसके अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम है और वो सिर्फ एक होटल है। बात ये कि कल ही हमारे सामने आया कि कैपिटल इमरजेंसी सेंटर जो है उसके पास नाकाफी सहूलियात है। एक्चुअली हमने अवेयरनेस ही पैदा नहीं की कि फायर फाइटिंग सिस्टम क्या होता है, हमें किस तरीके से कवानीन से रबत आजमा होना है, कैसे हमें जो है वो सिविक वैल्यूज को फॉलो करना है। यहाँ हादसा हो जाता है, लोग ये नहीं कोशिश करते कि आप एम्बुलेंस को आगे जाने दें, फायर टेंडर्स को आगे जाने दें। हम कहते नहीं, हम आगे मजमा लगाएं, ठीक है ना। एक जो सिविक सेंस है, माशरती जिम्मेदारियां हैं, वो उस पर कोई तवज्जो नहीं। और अब भी बड़े अफसोस की बात है, एक गैर आईनी बात है कि आप बोल रहे हैं जी कराची को जो है वो अलग कर दें। भाई कहाँ पर जो है शहरी और जो है जो रूरल एरियाज है उनको अर्बन एरिया से अलग करके आप बनाना चाहते हैं? भाई फाइनेंशियल कैपिटल है, बिल्कुल ठीक है, कराची के अंदर कोई कैंटोनमेंट है, कोई डिफेंस है, की जगह है, कोई KPT की है, ठीक है। उसके बाद
आपने ये बिल्डिंग आज पीपल्स पार्टी ने तो नहीं बनाई, ये कब बनी थी? इसके अंदर किस दौर के अंदर जो है वो मजीद दुकानें बढ़ाने और मजीद मंजिलें बढ़ाने की इजाजत दी गई? किसके पास इंतजामिया थी? कितनी बिल्डिंग्स हैं आज, कितने एरियाज हैं जहां पे किस किस जमात के टाउन कमेटी के चेयरमैन हैं, और हम वहां पे देखते हैं कि हमने कोई जिम्मेदारी रेजिडेंट्स को भी दी, कोई जो है बिल्डिंग के जो है कमेटी भी है जो ये कोशिश करे कि मेंटेनेंस हो। देखिए, अपनी हमें बेहतरी की तरफ जाना है, हमारा शहर है, हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर अमन हो, सुकून हो, तरक्की हो। उसके लिए ये जो किस्म की सियासत और ये जो पॉइंट स्कोरिंग है ना, ये तकसीम कोई नई बात नहीं है, इसी तकसीम की सियासत थी। और आज फिर, और ये भी नहीं है कि मैं कहूँ कि पूरी एमक्यूएम यकजुबान है। अगर एमक्यूएम में एक जमात, एक लीडर इनका एक तरफ जाता है तो दूसरा उसके खिलाफ नाराबाजी करता है और बताता है कि वो किसका साथी है। लेकिन सर ये 28वीं तरमीम की जो बातें हो रही हैं जी, क्योंकि सूबों के अंदर जो फंड्स हैं वो नीचे अजला तक जाते नहीं हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मौजूद नहीं है, और नीचे जो है ना ही बलदियाती इदारों को हम फंड्स देते हैं। 18वीं तरमीम को रिवर्स बैक करने की बातें PMLN की लीडरशिप कर रही है। क्या 28वीं तरमीम में NFC अवार्ड के हवाले से ये मामला तय हो जाएंगे? नसर मलिक साहब, एक और मैं बात कहना चाहूँ कि अगर कहीं बलदियाती इदारे फंक्शनल हैं तो वो सिंध ही है, ठीक है। यहाँ तक भी मरकज में आप देखें कि इलेक्शन बलदियाती इदारों का स्केड्यूल आ गया तो ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म ने सिफारिश कर दी आ जाए। फिर उसके बाद जो है यही हाल पंजाब का है, जहां 2021 से गालिबन बल्दियाती इदारे नहीं हैं। अब ये कह रहे हैं, देखिए इनको प्रॉब्लम क्या है कि एक सूबे की रिसोर्सेज आज जो बातें कर रहे हैं ना, इनको ये अंदाजा नहीं है आप क्या चाहते हैं, रिसोर्सेज वफाक को दे दें। PMLN जरूर बात करेगी। PMLN की जो हकीकी हरीफ है वो हम यकीनन अलहदगी पसंद जमाते हैं, लिसानी जमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक नहीं है सिंध के अंदर। कैसे वोट बैंक हो? इवन तहरीके इंसाफ आप देखें कि इमरान खान साहब आए, 11 अरब का उन्होंने ऐलान किया, दिया क्या कराची को? कोई कुछ नहीं दिया। इसी तरीके से कराची के जो मंसूबे हैं, जब आप मोटरवे बनाते हैं पंजाब में, ठीक है, फेडरल की कंट्रीब्यूशन होती है। जब आती है सखर हैदराबाद, जब कराची की बात होती है तो आप कहते हैं हाईवे का नाम जो है ना मोटरवे रख दो। फिर आप वो सालों गुजर जाती हैं, मंसूबे मुकम्मल नहीं होते। K4 का मंसूबा होता है, आप उसको इल्तिवा में डालते हैं। ग्रीन लाइन का मंसूबा होता है, आप उसको इल्तिवा में डालते हैं। अब कम से कम ये कहना कि जी कुछ काम नहीं हो रहा, नहीं, मैं तो खुद मतलब ये कहना कि कुछ काम नहीं हो रहा, काम तो हो रहा है। सेहत का बेहतरीन निजाम है कराची के अंदर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेहतरीन तरीके से चल रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, फ्लाईओवर बने हैं, ठीक है, आबादी फैली है, बेहंगम तरीके से फैली हुई है, क्योंकि कराची ने हर एक को वेलकम किया है। जो भी उसको वेलकम किया है। हमें तो मतलब मैं कहती हूँ वजूहात तलाश करें। आज मुझे इतना अफसोस हुआ कि ख्वाजा आसिफ को आमिर याद आ गए, वही आमिर जो कि जिन्होंने न सिर्फ कराची सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बुनियाद डाली, वही आमिर जो कि मतलब मुझे नहीं पता कि वो कहते हैं ना आमिरियत की पैदावार हो तो आमिर ही याद आते हैं। और उनको ये तो उनकी व्याला से हौसला है। ठीक हो गया। सर कमरा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आके मैं उज़ैफर रहमान साहब का भी इस पे कमेंट ले लूं। उज़ैफर रहमान साहब, ये बताइएगा कि क्या वाकई 28वीं तरमीम आ रही है, 18 से 25 साल वोटर की उम्र करने की बातें हो रही हैं, फिर NFC अवार्ड के हवाले से बातें की जा रही हैं, फिर आपकी लीडरशिप PMLN की इस वक्त पीपल्स पार्टी और MKM में लफ्जी की गोलाबारी है, लेकिन आपके लीडर कहते हैं, जनाब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये ढकोसला है और जो है इसको रोल बैक करना होगा। इस किस्म की बातें की जा रही हैं। 28वीं तरमीम में ये चेंजेस की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम मलिक साहब, मैंने आपके तमाम मेहमानों की गुफ्तगू बड़ी पेशेंटली सुनी है। पहली बात तो ये है कि मैं आपके सवाल पे आने से पहले मैं मुस्तफा कमाल साहब की जो ये तजवीज़ है बिल्कुल इसका हामी नहीं हूँ कि आप एक सूबे ने या उसके दारुल हुकूमत में कोई नेग्लिजेंस अगर हो गई है तो इस मौके पे हम ये बात करें कि उस जो है ज़िले को या कराची शहर को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत कर दिया जाए। ना फेडरल गवर्नमेंट की सोच है और ना इस तरह की सोच किसी को भी रखनी चाहिए। ज़ाहिर एक सूबा है, ठीक है, अगर मरकज़ में कोई तरमीम आएगी, अगर इंतज़ामी बुनियादों पे सूबे मजीद बनेंगे तो और बात है, लेकिन इस तरह की सोच इस स्टेज पर देना भी मुनासिब नहीं है, जिससे जाहिर है कि एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो। हाँ, जहां तक आपने बात की 28वीं यानी तरमीम की, जी बिल्कुल 28वीं यानी तरमीम में जो मुझे लगता है कि वो तरमीम जल्द आएगी भी और जो NFC अवार्ड है उसके हवाले से मजीद बेहतरी लाई जाएगी। जो पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर है कि
कि उसको खत्म हम नहीं करने देंगे, खत्म कोई नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप भी कन्विंस होगी और ठीक। एनएफसी अवार्ड को मजीद बेहतर किया जाएगा कि जो डिफेंस का बजट है और जो पेंशनर्स के पैसे हैं उसको निकाल कर जो तकसीम का फार्मूला है उसी को हम फॉलो करें। और उसमें अगर कोई कट लगा तो वो सिंध को लगेगा तो पंजाब को ज्यादा बड़ा कट लगेगा क्योंकि उसका शेयर ज्यादा होता है। ठीक। और जबकि बात रही कि 18वीं आईनी तरमीम में जो कुछ वजारतें जो है जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, देखिए अगर 1973 का आइन के बाद 2010 में 18वीं आईनी तरमीम की जरूरत पेश आई और 1973 के आइन की कुछ चीजों को बेहतर किया गया, तो 2010 में जब 18वीं आईनी तरमीम आई और आज 16 साल हो गए, तो अगर कोई चीज उसमें कमी कुताही रह गई है तो उसको खत्म नहीं किया जाएगा, ना अंडू करना मकसूद है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी इस पर एग्री होगी और कुछ हद तक एग्री भी है कि अगर उससे कुछ चीजों को मजीद बेहतर कर लिया जाए और सूबों को मजीद फर्दर मजबूत कर लिया जाए और जिन शोबों में सूबों अपना रोल पैदा नहीं कर सके या पैदा नहीं करना चाहते और इन 16 सालों के तजर्बे से फायदा हासिल करते हुए उसको फर्दर बेहतर कर लिया जाए, इन दो चीजों पे तो मैं समझता हूँ कि कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। बाकी जहां तक आपने सूबों की बात की, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आईने पाकिस्तान के तहत जाहिर है जो मुतलका असम्बली है उसने 2/3 मेजोरिटी से जो है वो करारदाद पास करनी होती है, तो जाहिर है मामला एक लंबी डिबेट का मुतकाजी है। अगर चारों वोटर्स की उम्र ज़फ़र रहमान साहब 18 से 25 साल करने की कोई तजवीज़ है? कमर उस्मान कायरा साहब ने ये तजवीज़ दी है, वो कहते हैं जी हो सकता है इस पर गौर भी किया जा सकता है और 18 से 25 साल वोटर की उम्र की भी जा सकती है क्योंकि मेच्योरिटी लेवल होगा 18-25 साल की उम्र में। मेरे ख्याल से किसी ने राय दे दी और वो राय चल पड़ी। आजकल आपको पता है डिजिटल मीडिया का दौर है, हर चीज जो है जो मालूमात की तस्दीक किए बगैर भी चल पड़ती है। मेरे ख्याल से आइन में ऐसी कोई जो है तब्दीली नहीं की जाएगी कि 18 से 25 साल कर दी जाए वोटर की उम्र, और अगर ऐसी तजवीज आई तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर तमाम सियासी जमातें अगर मुत्तफिक हुई, 2/3 मेजोरिटी नहीं बल्कि मुकम्मल असम्बली की अगर मेजोरिटी और तमाम सियासी जमातें उस पर सहमत हुई तो जाहिर है की जा सकती है। अदरवाइज ये नहीं होगा कि अगर हम और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हैं तो हम वोटर की उम्र 18 से 25 साल कर दें। और मेरे ख्याल से जाहिर है सबकी अपनी अपनी राय होती है, मेरी भी कुछ राय होगी किसी भी आइन की शिक के बारे में, लेकिन हुकूमत के अंदर अगर आप कहेंगे सेंट्रली कोई ऐसी सोच है तो ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं है जी। पूरा एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन साबर साहब, आपने सुना सैर कामरान साहब कभी वो कहते हैं जी कराची में आप लोगों की भी हुकूमत रही, एमकेएम की भी, एमकेएम ने बलदियाती इदारे चलाए। अगर आज भी मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं बलदियाती तो सिंध में है, बाकी सूबों में तो बलदियाती इदारे काम ही नहीं कर रहे। दूसरा ये बताइएगा कि क्या वाकई ये जो कराची वाली मशवरा है ये मुस्तफा कमाल साहब का ज़ाती है, एमकेएम की मुतफिका सोच है? और फिर अगर बात होती है 28वीं तरमीम की, ये 18 से 25 साल आपके साथ कोई इसको डिस्कस किया गया है? देखिए मलिक साहब, ये जो बात अभी हुई है कि पहली बात होगी कि मुस्तफा कमाल साहब का जो जो भी उन्होंने भी पॉइंट दिया वो पूरे एमकेएम का पॉइंट है। मुस्तफा कमाल भाई जो है वो वफाकी वजीर होने के साथ साथ सीनियर रहनुमा है एमकेएम के, और एमकेएम के मरकज बादराबाद पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो कोई भी किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि शायद इनके पास कोई लीडरशिप का कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक है हमारे चेयरमैन, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुस्तफा कमाल भाई ने भी ये बात कही कि हमारे पार्टी के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई है, तो वो ही है हमारे चेयरमैन। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। क्या इनके चेयरमैन ने ये बात की है? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अभी तक नहीं की है। क्या नवाज शरीफ साहब ने नून लीग की तरफ से कोई वजाहत दी है? नहीं दिए। तो खालिद मकबूल का क्यों इंतजार करेंगे? खालिद भाई जो है वो कोई इसके बारे में बात करे? जाहिर है कि नीचे उनकी लीडरशिप मौजूद है, वो बात कर रही है और इसी तरह से करती चली आएगी। दूसरी चीज आपने पूछी कि 18 से 25 साल करने की जो बात हो रही है, देखिए पाकिस्तान में 65% यूथ है, 65%। अगर ये 65% जो 20 से 35 साल 30 साल की उम्र के नौजवान हैं, इनको अगर आपने वोट से रोका, ये मैं इसकी बिल्कुल सपोर्ट, एमकेएम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी कि यंगस्टर को आप वोट देने उसके हक रायदही से रोके और उसका वोट जो है वो बढ़ाकर 18 से 25 साल मेच्योर ही होता है जब तो 18 साल होता है, वरना तो आप वो 18 साल में उसको शनाख्ती कार्ड ही ना बनाए। अगर ये सूरत हाल पैदा करनी है तो 18 साल में उसका शनाख्ती कार्ड बनता है, उसको ड्राइविंग के लिए लाइसेंस मिल जाता है, उसको जो भी सहूलत चाहिए वो उसके शनाख्ती बैंक में अकाउंट खोल लेगा, सब कुछ तो खोल रहा है।
तो सिर्फ वोट देने से उसको क्यों रोकना है? तो उसको अगर शनाख्ती कार्ड उसका 25 साल पे पहले करे तो फिर जाके वोट की बात करेंगे, अदरवाइज तो ये बात गलत होगी कि 18 से और 25 साल के दरमियान में कोई फर्क डाला जाए और इसके ऊपर किया जाए। दूसरी बात ये कि देखिए इसमें माजरत के साथ मैं एक चीज ऐड करूंगा, यहाँ बात हो रही है कि जो कराची में रहने वाला है ना, उससे तो कर्ब का पता करे जरा, यहाँ के लोकल लोगों से तो मालूमात लें, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोगों की सूरत हाल क्या है। यहाँ पे ताजिर बरादरी जब मुलाकात करती है वफाक के नुमाइंदों से, वफाकी मिनिस्टर्स के साथ, या चीफ मिनिस्टर साहब के, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, या जो है फील्ड मार्शल साहब के साथ, तो क्या बात कर रहे हैं? वो तो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। उस वीडियो वायरल में तो उन्होंने ये कह दिया था ताजिर बरादरी ने कि जी हमें मरियम नवाज शरीफ हमें दे दें। तो वो सूरत हाल कहाँ गई? ये सिर्फ एमक्यूएम बात कर रही, सिर्फ एमक्यूएम बात नहीं कर रही, कराची में रहने वाली ताजिर बरादरी, कराची में रहने वाले हर शख्स की आवाज ये है कि ये जो बैड गवर्नेंस पीपल्स पार्टी की है उसको कहीं एंड होना चाहिए। तजर्बागार ना बनाए इस शहर को, ये शहर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, जहाँ सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया जाता है, जहाँ के रहने वाले मुस्तैदी के साथ जो है वो अपने काम में, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान के हर जबान के बोलने वाले, हर कस्बे के लोग यहाँ पर अपना रोजगार कमाते हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज लगाते हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसको एक स्टेट ना बनाए, उसको इस तरह से ना देखे जिस तरह से पीपल्स पार्टी जिस नजरिए से देख रही है। जिस नहज पे पहुंचाने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, रिसीविंग एंड पर है, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं है। अब जब सुनने को तैयार नहीं है तो फिर बात एमक्यूएम अपनी जो जिनकी नुमाइंदगी करती है वो बात करके फिर सामने रखेगी और मीडिया के सामने रखेगी, आप जैसे मुदब्बिरों के सामने रखेगी, तो ये बात आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। सैर कामरान साहब, क्या ये आवाज़ें उठ रही हैं कराची से जिसका जिक्र अभी हसन साहब कर रहे हैं जी कि आप कराची को मरियम नवाज दे दें? बात ये मैं समझती हूँ कि ये अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं कि ये मरियम नवाज को भी कबूल कर लेंगे। नहीं, इनकी सोच पे तकसीम है। ये जो नफरतें हैं, ये नालों के ऊपर जो है प्लॉट बिल्डिंगें खड़ी करना, ये जो है पार्क की जमीनों पे कब्जे करना, ये चाइना कटिंग करना, ये किसने किया है? हर हुकूमत का तो हिस्सा रही है एमकेएम, और इससे पहले तो सूबाई हुकूमत का भी हिस्सा रही है, बल्दियाती इदारों में भी रही है। ठीक है, खुद ही अपने आप को एक्सपोज भी किया है। अभी चंद दिन के बाद कोई और मुस्तफा कमाल आएगा, वो कहेगा कि जो सोच थी अलहदगी पसंदी की, इसके पीछे भी रॉकी फंडिंग थी। थोड़ा सब्र करें, इंतजार करें, देखें कि मतलब वो जमात जो खुद कहती है कि हम इमरान फारूक को जो है मरवाने कत्ल कराने वाला अल्ताफ हुसैन था, जिसको इस फॉलो करते थे। ठीक है, हम कराची के अंदर बाकायदा ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद जो है कराची के अंदर जो है किसी तरीके से अमन बहाल करने की कोशिश हुई है। जो आपने इस पूरे अरसे के अंदर जो कर दी हैं खराबियां, उनको दुरुस्त करने की कोशिशें बिल्कुल मुकम्मल हो रही हैं। और ये कहना, मैं तो कहती हूँ कि थोड़ी सी हमें सब्र करना चाहिए, तहकीकात भी सामने आ जाए। मैं उनके फैसल ईदी की स्टेटमेंट सुन रही थी कि वो अपना तज्जिया दे रहे थे कि जी ये आग कोई मामूली आग नहीं है। अभी मतलब ये कि जिस तरीके से एक जो है एक बिल्डिंग जो है ये कोलैप्स की है, ये मतलब ये तब बहुत दुख है, क्योंकि इंसानी जान का कोई अजाला नहीं है। मैं आपको जो बता रही थी, मतलब हम इस दुख को, तकलीफ को इसलिए समझ सकते हैं कि आई लॉस्ट माई ओनली ब्रदर व्हेन ही वाज 26 years old। अभी जब 18 अक्टूबर 2007 को शहीद मतलब बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ आए, आपने खुद देखा कि कारसाज पे क्या हुआ। फिर क्या, जब ये शेर शाह पे जो है 26 दिन के बाद ब्रिज गिर गया था, तो उस वक्त किसी ने सोचा था कि ये क्या हुआ है? तब इन्होंने कहा था कि ये इसको वफाक के हवाले करते थे कि ये अपनी जो सोचों में जो नफरत और तकसीम है उसको ना करे। सिंध जो है वो रेवेन्यू भी जनरेट करता है, बिजली भी देता है पाकिस्तान को, वो नेशनल ग्रिड को बिजली देता है, वो गैस भी देता है, वो फूड बास्केट में भी कंट्रीब्यूट करता है। आपकी जो ये सोच है कि जी आप शहरी आबादियों को तकसीम करना चाहते हैं, मुस्तफा कमाल साहब ने कुछ ऐसा तासुर पेश करने की कोशिश की जैसे उस अफसोसनाक हादसे के अंदर जो लोग मुतासिर हुए वो सिर्फ एक ही लिसानी जमात से ताल्लुक रखते थे। नहीं, बिल्कुल ठीक। पीपल्स पार्टी के अंदर हर जुबान बोलने वाला शख्स है, पूरे मुल्क में उसकी नुमाइंदगी है, और कराची पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। कराची ने तो अफगान महाजरीन को भी होस्ट किया है। तो बात यह है कि थोड़ा सा उन अवामिल पे नजर डालें जिसकी वजह से आज हम इन हालात पे पहुंचे। होना तो ये चाहिए था कि कराची के सारे स्टेक होल्डर्स बैठते और कहते कि आइए हम आगे का राह तलाश करें, हम कोई बेहतरी की कोशिश करें, हम सबसे गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करें।
चीफ मिनिस्टर ने तो ओनरशिप ली है, वो तो बिल्कुल डिटरमिन्ड है कि ठीक वो है। बेसी लेकर आएंगे, और उन्होंने बिल्कुल ठीक। रिलीफ का भी ऐलान किया है। और जो हालांकि मैं समझती हूँ कि हर चीज का अजाला हो सकता है, इंसानी जान का कोई अजाला नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफा रहमान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान चला गया, गज़ा में जो जुल्म ढाए जा रहे थे उसमें कमी आएगी, उसको हम रोकने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अपोजिशन तनकीद कर रही है, मौलाना फजल रहमान सख्त नाकद हैं इस बोर्ड ऑफ पीस में जाने के हवाले से कि जनाब फ़लस्तीन में मुजालम जारी है और हमें बोर्ड का मेंबर बनना नहीं चाहिए था। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबी है? जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं इस पे आने से पहले एक तो जो जी हमारे एमक्यूएम के रहनुमा हैं, जो बात उन्होंने की, एक तो मैं उसे एंडोर्स जी करता जी। हूँ। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम्म, जो कुछ सिंध में गवर्नेंस का हाल है, ख़ासतौर पे कराची में, मैं कायद-ए-आज़म का जो मज़ार है, उसके बोर्ड की मीटिंग के लिए जब जाता हूँ और उसका एक बोर्ड है, तो हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है, हम्म, वो यानी दुःख होता है कि एक ऐसा शहर जो इकोनॉमिक हब तो आप कहते हैं, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन कराची में ढूँढ के भी कोई एक सड़क ऐसी नहीं है, जिसका आप मवाज़ना लाहौर से या इस्लामाबाद से कर सकें। ठीक। अब बात ये रही कि इस बात के जवाब में जो मेरी बड़ी बहन है, सहर कामरान साहिबा ने जो भी अपना दलील दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं कराची बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता है और ये हक़ाइक़ गलत हैं। उन्होंने जो भी था उन्होंने एमक्यूएम की उन गोशों की निशानदेही की, जिसमें ज़ाहिर है कुछ गलतियाँ, कोताहियाँ उनसे भी हुईं। तो बिल्कुल देखिए, ठीक। एक बड़ी तकलीफ़देह बात है कि अगर एक सबसे बड़ा इस मुल्क का शहर जो है, उसमें पीपल्स पार्टी पिछले जो है तीसरा दौरे हुकूमत है उनका, बल्कि बिल्कुल चौथा ठीक। आप यूँ समझ लें, 8, 13, 18 एंड देन 24, यानी उससे 20 पहले साल भी। से आप पावर में हैं। उससे पहले यानी में तो कंटीन्यूअसली है, और आप एक शहर के अंदर ना मास ट्रांजिट दे सके, ना सफाई का निज़ाम दे सके, आवाज नहीं आ रही ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, ना आप कोई एक शहर के अंदर एक ठीक। मेट्रोपॉलिटन का जो एक सिस्टम होता है वो दे सके। तो ज़ाहिर है ये तो एक फैक्चुअल बात है, तनकीद भी इसलिए होती है बिल्कुल कि ठीक। कराची को इस हाल तक पहुँचाया किसने? अगर एमक्यूएम ने पहुँचाया या जमात इस्लामी ने पहुँचाया, लेकिन ये एक फैक्ट है कि पिछले 20 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है मुसलसल। बिल्कुल उससे ठीक। पहले 20 साल जो रही उसको एक तरफ रख दें, ये मुसलसल मैं बात कर रहा हूँ। अब बिल्कुल बात रही ठीक। कि जो हम ज़ाहिर है बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने हैं। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी, मेरी, बाकी जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उनकी यही सोच थी कि गज़ा में नस्लकुशी खत्म हो, जो बिल्कुल कारपेट ठीक। बमिंग हो रही है वो खत्म हो। 2-3 महीने पहले जो हमने एक एफर्ट की, उसके बिल्कुल बाद ठीक। ज़ाहिर है कारपेट बमिंग रुक गई, सीज़फायर हो गया। अब हम्म, इस जो पीस बोर्ड ऑफ पीस का जो हम हिस्सा बने हैं, उसका हम्म, पर्पस भी यही है कि गज़ा में दोबारा खुशहाली ठीक है। आए, वहाँ का जो अमन है वो बहाल हो, नस्लकुशी खत्म हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर हो, और ये बिल्कुल सारी ठीक। चीज़ों पे फ़लस्तीन के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का परसों शुक्रिया अदा किया है। बिल्कुल अगर ठीक। फ़लस्तीन का वज़ीर-ए-आज़म भी राज़ी है, गज़ा की अवाम भी राज़ी है, वो हम्म, इस्लामी ममालिक जिनका नुक्ता-ए-नज़र हमसे भी ज़्यादा सख्त है फ़लस्तीन की जो खुशहाली और इंडिपेंडेंस के बिल्कुल हवाले ठीक। से, वो भी इसका हिस्सा है, तो मौलाना फज़लुर रहमान या हुज़ैफा रहमान या नसरुल्लाह मलिक साहब या सहर कामरान साहिबा को क्यों इसमें दिक्कत या तकलीफ होगी? नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिकली ठीक। 2 जमा 2 है 4। हम सब क्या ठीक। चाहते हैं कि गज़ा का अमन बहाल हो और गज़ा की ठीक है। अवाम की जो है वो सोच और उनकी बिल्कुल ठीक। ख्वाहिश है उसके मुताबिक हो, और उनका वज़ीर-ए-आज़म उसमें हमें एप्रिशिएट कर रहा है, और मौलाना फज़लुर रहमान साहब या बाकी लोग कह रहे हैं कि जी आप इसे पार्लियामेंट नहीं लेकर आए। तो पार्लियामेंट में लाकर आपने क्या कहना था कि गज़ा में अमन बहाल ना हो? हम ये जो पीस बोर्ड ऑफ पीस है इसका हिस्सा ना बने? भई अगर 2 जमा 2 बिल्कुल है ठीक ही है। 4, और हमने ठीक है। फ़लस्तीन के अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मैं करने के लिए इस बोर्ड का हिस्सा बने, तो आप एप्रिशिएट करें इसे। ठीक हो गया। हसन साबर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे ताकि मैं फिर सहर कामरान साहब की तरफ जाऊं। जी, जी। मैं ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि देखें, ये जितनी भी हमारे ऊपर बात करते हैं, ये सिर्फ़ अपने उन गलतियों को जो इन्होंने कर ली हैं, जो इनसे हो रही है, जो इनसे ठीक नहीं हो पा रहा, उसकी हम्म, वजह से कर रहे हैं ताकि इनसे बात ही ना की जाए। ये बात करना और सुनना ही नहीं चाहिए, रिसीविंग एंड पर होने दो, हुकूमत में हैं, तवातुर से 17-18 साल हो गए इनको, लेकिन इनकी एक भी गवर्नेंस ठीक नहीं है। ये जो हॉस्पिटल्स की बात करते हैं कि कराची में या सिंध में हॉस्पिटल है, मुखय्यर हज़रात चला रहे हैं, कराची शहर के मुखय्यर हज़रात चलाते हैं उनको। तो ये बहुत आसानी से कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट वालों का ही हिस्सा है। इंडस हॉस्पिटल ले ले, एसआईयूटी ले ले, किडनी सेंटर, ये सब हॉस्पिटल
जो इनके पास सिर्फ हॉस्पिटल ही है वो बताने के लिए कि ये अंदर अंदर काम हो रहा है, वो साइबर नाइफ के हवाले से कर ले। वो सारे प्राइवेट सेक्टर से लोग अपने अपने तौर पर वो चंदा इकट्ठा करके या अपनी फंडिंग करके या कार्य खैर समझ के उसको चला रहे हैं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है इस पूरे 17-18 साल के अंदर? फिर दूसरी बात यहाँ पे हुई कि ये हमने मुस्तफा कमाल भाई ने जो टेको ये कैपिटल बनाने की बात की, तो वो आइन का हिस्सा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 1973 में इस आइन के अंदर लिखा था ये कि आर्टिकल 148 और 149, ये हमने 18वीं तरमीम में नहीं ऐड करवाया, ये 1973 में लिखा था क्योंकि उनको पता था सिंध का हाल क्या करेगी उनके बाद वाली पीपल्स पार्टी। उन्होंने 1973 में ये बात लिखवा दी कि जो है वो फेडरेशन जो है वो किसी भी सूबे का कंट्रोल ले सकती है। हम उसी आइन के तहत बात कर रहे हैं, कोई गैर आइनी बात नहीं कर रहे हैं। आइन के तहत आर्टिकल 148, 149 ये इख्तियार देता वफाक को कि वो जो है वो किसी भी शहर का या किसी भी सूबे का कंट्रोल हासिल कर सकती है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से आप वापस आते हैं। और हम एक बार फिर खुशामदीद। खैर कामरान साहब, ये जो कराची की डेवलपमेंट की बात की जाती है, ये एहसास महरूमी तो कराची के अंदर मौजूद है। बड़ा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होना, सफाई ना होना, सड़कों की वहाँ बदहाली होना, ये कराची के मसाइल तो हैं। देखिए, बात यह है कि सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मसाइल है और मसाइल की मैंने बैकग्राउंड भी बताया है। अभी तक भी यानी 2020 तक भी शायद बल्दियाती इदारे MKM के पास ही थे और आज भी ये वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। और जो बात करें तो अभी आप देखें कि बारिशें आई, सैलाब आई, सिंध में भी आए और वक्त पर रिहेबिलिटेशन हो गई। पंजाब में आए, आधा पंजाब डूब गया, लाहौर भी डूबा। बारिशों और सैलाब में हमने तो नहीं कहा किसी की कारकर्दगी पे आवाज उठाई, हमने तो बिल्कुल एक यकजहती की बात की कि जी ये टाइम है सबके साथ खड़े होने का। मुझे पता है कि जब आप सिंध का भी जो है पीपल्स पार्टी का वोट ब्रेक नहीं कर सकते, तो आप ये चाहते हैं ये जो है इस किस्म के इश्यूज को खड़ा करें। ये मैं तो इस सोच पे बहुत हैरान हूं कि आप किस तरीके से जो है तकसीम करने की बात कर रहे हैं। इस नफरत और तकसीम ने ही सिंध को नुकसान पहुंचाया है और अभी हकाइक सामने आएंगे कि ये आग कैसे लगी तो तब भी पता लगेगा। मैं तो नहीं बताना चाहती कि क्या आपका माजी था, क्या बल्दिया टाउन का वाकया हुआ, किस तरीके से जो है वो कराची के अंदर तबाही आई और ये बिल्डिंग की इंतजामिया की क्या जिम्मेदारी थी, कितनी बिल्डिंग्स के अंदर जो है वफाक में और या जो है पंजाब के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम काम कर रहा है। ये तमाम सवालात हैं। बजाय ये कि हम ये कोशिश करें कि आप एक हुकूमत को हदफ बनाएं सिंध की हुकूमत को, क्योंकि अगर आपका वहां पे वोट बैंक कमजोर है, आपको ये चाहिए था कि आप ये देखें कि आपने तो वफाक के सारे वसाइल एक सूबे पे ज्यादा खर्च किए। ये 18वीं तरमीम ने तमाम सूबों को मजबूत किया, वफाक को मजबूत किया। मजबूत इकाइयां मजबूत वफाक की अलामत है, वरना ये जो महरूमियत का एहसास था इससे क्या हो रहा था, इससे सिर्फ जो है इंतशार फैल रहा था और आज दोबारा वही पलप रही है। सर कामरान साहबा, उज़ाफा रहमान साहब, हसन साबर एडवोकेट साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।